जब देश का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील हो रहा था, उसी वक्त अतीक अहमद ने संसद में वोट दिया था। एक गैंगस्टर जो क्रूड बम फेंकता था, वो देश की आत्मा पर फैसला कर रहा था। वो आदमी जिसके 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन कोई भी केस उस पर साबित नहीं हो पा रहा था। ये वही अतीक अहमद था जिसे लोगों ने 5 बार विधायक यानी एमएलए और 1 बार सांसद यानी एमपी बनाया। पर फिर क्या हुआ कि वो एक दिन मीडिया के बीच में गोली मारकर मार दिया गया। क्या ये फेक एनकाउंटर था या किसी क्रिमिनल ने उसे मार दिया? चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां एक छोटे से गांव कसारी मसारी में एक गरीब तांगे वाले हाजी फिरोज अहमद रहते थे। 10 अगस्त 1962 को उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, अतीक अहमद। सबसे बड़ा बेटा, 2 बहनें और एक छोटा भाई अशरफ, जो बाद में खालिद अजीम के नाम से भी मशहूर हुआ। अतीक को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। 8वीं क्लास के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और ट्रेनों से कोयला चोरी करना शुरू कर दिया। जब मुनाफा बढ़ा तो उसने अपने गांव के लड़कों को साथ लेकर एक गैंग बना लिया और 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके नाम पर पहला मर्डर केस दर्ज हुआ, खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में। यही वो पहला कदम था जिसने अतीक को गैंगस्टर बनने की राह पर डाल दिया। उसके बाद 1979 से 1983 तक छोटे मोटे स्तर पर उगाही या एक्सटॉर्शन और कोयले का धंधा चलता रहा। तभी उसी इलाके में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, शौके इलाही उर्फ चांद बाबा, इलाके का सबसे बड़ा डॉन। पुलिस भी उसके इलाके में दाखिल नहीं होती थी, उसके पीछे राजनीतिक सुरक्षा थी। 1988 में नवरंग सिंह नाम का एक नया पुलिस अधिकारी आया। उसने चांद बाबा को पहली बार घेरने की कोशिश की। चांद बाबा बच गया, लेकिन उसी रात उसने पूरे पुलिस स्टेशन को 4 घंटे तक घेर लिया, बम और गोलियों की बारिश कर दी। चांद बाबा को बमबाज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो मौके पर ही क्रूड बम बनाकर फेंकता था। अतीक उस वक्त छोटे स्तर पर अपना गैंग चला रहा था। एक दिन अतीक पकड़ा गया और उस पर एनएसए लगा दिया गया। वो उत्तर प्रदेश का पहला आदमी था जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। किसी ने कहा, चांद बाबा के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अतीक चांद बाबा से मिला। चांद बाबा ने दिल्ली स्तर के संपर्क लगाकर उसे उसी दिन जेल से बाहर निकलवा दिया। चांद बाबा को अतीक में टैलेंट दिखा। उसने अतीक को अपने साथ रख लिया। वहीं अतीक ने सब कुछ सीखा, बम बनाना, हथियारों की सप्लाई करना, उगाही का असली तरीका। लेकिन अतीक चालाक था। वो चांद बाबा से सब सीखकर उसका ही मुकाबला बनने लगा। 1989 में विधानसभा चुनाव में अतीक ने निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में टिकट लिया। चुनाव के दौरान दोनों गैंगों के बीच झड़पें हुई, लेकिन अतीक जीत गया। कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। अब अतीक इलाहाबाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसने चांद बाबा के सारे अवैध कारोबार अपने कब्जे में ले लिए। अतीक को समझ आ गया कि राजनीति से उसकी ताकत और बढ़ेगी। 1989 से 2004 तक वो 5 बार विधायक बना। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता उससे हारते रहे। लोग उसे वोट क्यों देते थे? क्योंकि वो उनके मसले हल करता था। दहेज के झगड़े, जमीन के विवाद, उसकी अपनी एक अदालत चलती थी। लेकिन इसके पीछे उगाही, जमीन कब्जा और हत्या के केस छिपे हुए थे। 2004 में समाजवादी पार्टी ने उसे फूलपुर से लोकसभा टिकट दिया। फूलपुर वही सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अतीक उस सीट से जीत गया। अब वो सांसद बन गया। वही आदमी जो कभी क्रूड बम फेंकता था, अब संसद में खड़ा होकर कानून का पालन करने की शपथ ले रहा था। इसके बाद उसने अपने भाई अशरफ यानी खालिद अजीम को उसी सीट पर उपचुनाव में खड़ा किया। उसके खिलाफ बीएसपी से राजूपाल चुनाव लड़ा। राजूपाल जीत गया, लेकिन ये जीत उसे भारी पड़ी। अतीक को ये पसंद नहीं आया। राजूपाल पर कई बार हमला हुआ, उस पर क्रूड बम फेंके गए, लेकिन वो बच गया। 26 जनवरी 2005 को राजूपाल अपने गांव जा रहा था। उसकी गाड़ी को 20-25 लोगों ने घेर लिया। 19 गोलियां चलाई गईं। राजूपाल की मौत हो गई। उस दिन उसके साथ उमेश पाल भी था, उसका करीबी दोस्त और वकील। उमेश पाल इस केस का गवाह बना। इसके बाद उसकी पत्नी पूजा पाल ने एफआईआर में अतीक और अशरफ के नाम लिखवाए। राजूपाल की हत्या के बाद बीएसपी ने पूजा पाल को टिकट दिया।
अशरफ ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो हार गया। लेकिन 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद हालात बदल गए। उमेश पाल ने पुलिस स्टेशन में बयान दिया कि 2006 में अतीक ने उसका अपहरण किया था और जबरदस्ती उसका बयान बदलवाया था। यही वो केस था जो बाद में अतीक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना। 2008 में अतीक दिल्ली में छिपा हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस वक्त भी वो सांसद था। उसके खिलाफ केस साबित नहीं हो पाए थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 2008 का भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। संसद में वोटिंग हुई। कांग्रेस को 44 वोटों की कमी थी। समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगा गया। जेल से 6 लोगों को बाहर लाया गया, जिनमें अतीक अहमद भी शामिल था। अतीक ने वोट दिया, लेकिन मुलायम सिंह और कांग्रेस के खिलाफ। नतीजा, समाजवादी पार्टी ने अतीक और बाकी 6 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन सिर्फ एक बार उसे सजा हुई थी, वो भी उसकी मौत से कुछ दिन पहले। वो इतना ताकतवर था कि जज उसके केस सुनने से मना कर देते थे। पुलिस वाले अपना नेम टैग छुपा कर रखते थे। लेकिन 2012 के बाद उसकी राजनीतिक ताकत कम होने लगी। वो कई चुनाव हार गया। फिर 2016 में इलाहाबाद के सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया। अतीक अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा और शिक्षकों को पीटा। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। फरवरी 2017 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में लखनऊ के बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण किया गया। उसे जेल के अंदर लाकर पीटा गया और 40 करोड़ की कंपनी जबरन अतीक के परिवार के नाम करवा दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे साबरमती जेल भेज दिया। 2022 में सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ का नाम शामिल किया। और फिर आया 24 फरवरी 2023। उमेश पाल, जो अब आधिकारिक गवाह नहीं था, कोर्ट से लौट रहा था। उस पर 7 लोगों ने फायरिंग और बम से हमला कर दिया। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में अतीक का बेटा असद अहमद, ड्राइवर अरबाज और अन्य लोग शामिल थे। इसके बाद एक एक करके एनकाउंटर शुरू हुए। पहले अरबाज, फिर उस्मान, फिर 13 अप्रैल को असद अहमद और गुलाम को एनकाउंटर में मार दिया गया। 28 मार्च 2023 को अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पहली बार था जब किसी केस में उसे दोषी ठहराया गया था। और फिर 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ को प्रयागराज जेल से मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में मीडिया ने उन्हें घेर लिया। 3 लोग फर्जी पत्रकार बनकर आए और दोनों भाइयों को गोली मार दी। अतीक अहमद और अशरफ दोनों की मौत हो गई। उन तीनों हमलावरों का दावा था कि उन्होंने नाम कमाने के लिए यह हत्या की। लेकिन सवाल बहुत है, उनके पास टर्किश जिगाना पिस्टल कहां से आई और असली मास्टरमाइंड कौन था? ये सवाल आज भी जवाब तलाश रहे हैं। यही अतीक अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।